नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पाठ प्रथम। टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विद्यार्थियों, कल हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अध्ययन करते हुए उनके सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार संबंधी जो विचार हैं उनका अध्ययन किया। आज हम अंबेडकर के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जब हम अंबेडकर के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अंबेडकर ने कोई राजनीति के क्षेत्र में कोई सैद्धांतिक धारणा प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय और एक संविधानवेत्ता के तौर पर जो उनको कार्य करने का अवसर मिला, उसके आधार पर जो उन्होंने अपनी सोच प्रकट की, अपने विचार प्रकट किए, उन्हीं के आधार पर उनकी एक राजनीतिक समझ हमको देखने को मिलती है। और इस आधार पर हम देखते हैं तो अंबेडकर की जो राजनीतिक सोच है, राजनीतिक जो विचारधारा है, वो पाश्चात्य उदारवाद से प्रभावित लगती है, किंतु वे लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के साथ साथ लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा में भी वो विश्वास रखते हैं और इसके आधार पर ही वो अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो इस संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक विचारों को प्रकट करते हुए वो राज्य के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण इस रूप में है कि न तो वो राज्य को गांधी जी की तरह या व्यक्तिवादियों की तरह आवश्यक बुराई मानते हैं और न ही वो हीगल जैसे विचारकों की तरह जो है राज्य को उतनी पवित्र संस्था मानते हैं कि उसके लिए जो है मनुष्य का बलिदान करने का भी वो समर्थन कर जाते हैं। तो ऐसा विचार कोई अंबेडकर का राज्य के बारे में नहीं रहा। अंबेडकर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं राज्य के बारे में और इस व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर वो ये बात रखते हैं कि राज्य एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था है जो व्यक्तियों का हित कर सकती है, व्यक्तियों को व्यवस्था दे सकती है। तो इस रूप में ही वो राज्य का समर्थन करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि राज्य की प्रकृति उस रूप की नहीं है जिस रूप की जो है मार्क्सवादी चिंतन राज्य का व्याख्या करता है। तो राज्य की जो मार्क्सवादी व्याख्या है उसको वो स्वीकार करते हैं और अपना मत व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि इसकी प्रकृति एक साधन के तौर पर समझी जानी चाहिए कि मनुष्य साध्य है और साध्य मनुष्य के हितों को पूरा करने के लिए राज्य एक साधन का काम कर सकता है। वो व्यक्तिवादियों के इस मत से भी सहमत नहीं कि राज्य कोई आवश्यक बुराई है। वो ये कहते हैं कि राज्य जो है केवल साधन मात्र है जिसके आधार पर मनुष्यों का हम भलाई कर सकते हैं। तो ये जो विचार अंबेडकर ने रखे हैं वो विचार जो है एक तरह से व्यवहारवादी विचार है और राज्य के संदर्भ में बात करते करते वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा से वो प्रभावित हमको लगते हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए जिस व्यवस्था को वो ठीक मानते हैं वो लोकतांत्रिक राज्य ही हो सकता है। तो इस रूप में वो राज्य का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। राज्य को एक साधन के रूप में मनुष्यों के सुख दुख को दूर करने वाला, मनुष्यों की भलाई करने वाला, मनुष्यों के लिए काम करने वाला एक संगठन, एक संस्था मानते हैं। तो ये उनकी राज्य के संबंध में धारणा है और इसी रूप में जो है हम ये देखते हैं कि अंबेडकर इस राज्य को संचालित करने के लिए जिस व्यवस्था का समर्थन करते हैं वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अंबेडकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं और भारत के संदर्भ में उन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता अपने वोट के अधिकार के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी। वो जनप्रतिनिधि विधानमंडलों में बैठेंगे और उस देश के लिए विधान बनाएंगे, कानून बनाएंगे और वो जनप्रतिनिधि जो है अपनी बहुमत के आधार पर सरकार को चुनेंगे। तो ये एक संसदीय व्यवस्था है कि हम सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनका चुनाव करते हैं। तो अंबेडकर ये कहते हैं कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें संसदीय व्यवस्था ही लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है, लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकती है क्योंकि विभिन्न देश में विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए जो संसदीय क्षेत्र हैं वो अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर देश की संसद के अंदर भेजेंगे। तो उससे क्षेत्रीय भावनाएं, दूर दराज की जो भावनाएं हैं लोगों की, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद के अंदर अभिव्यक्त होंगी और वो प्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए
उनको संतुष्ट कर पाएगा। तो ये इस प्रकार की संसदीय व्यवस्था की वो समर्थन करते हैं और वो लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना में भी कारगर मानते हैं। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की स्थापना का भी ख्वाब देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जहाँ लोगों को स्वतंत्र वातावरण मिल सकता है, लोगों के बीच न्याय की स्थापना की जा सकती है। तो ये उनकी धारणा थी और इसी आधार पर उन्होंने संविधान की जब रचना की तो ये मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य जो है हमें संविधान में भी नजर आते हैं। तीसरी जो धारणा जो लोकतंत्र के संबंध में अम्बेडकर जिसका समर्थन करते हैं वो ये करते हैं कि अम्बेडकर ये मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सर्वोत्तम साधन जो है लोकतंत्र ही हो सकता है। और भारत के अंदर क्योंकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ लोग आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, तो उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर समर्थ कैसे बनाया जा सकता, वो वातावरण जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ही दे सकती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से वो राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे तो उनमें सामाजिक चेतना भी आएगी, सामाजिक चेतना आएगी तो वो आर्थिक रूप से भी समर्थ हो पाएंगे। तो ये एक ऐसी धारणा जो है लोकतंत्र के प्रति समर्थन के रूप में वो व्यक्त करते हैं। तीसरा जो अम्बेडकर ने जो राजनीतिक विचारों के सिलसिले में जो बात कही है वो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है अम्बेडकर का और ये हमारे संविधान के अंदर भी हमें दिखाई देता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में ही ये लिखा हुआ है। हालांकि ये शब्द बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान के अंदर ये मूल्य नहीं जुड़ पाया। हालांकि उस समय इसको जोड़ने पर विमर्श भी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से जोड़ नहीं पाया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद इस शब्द को हमने संविधान की प्रस्तावना में भी जोड़ा, धर्मनिरपेक्षता। और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो कैसा लोकतंत्र होगा? संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के पीछे जो अम्बेडकर का धारणा है वो ये है कि ये देश जो है विभिन्न मजहबों, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाला देश है। इसलिए हम यूरोपीय की तरीकों का या इस्लामी जगत के देशों की तरह हैं। यहाँ हम किसी धर्म को कोई राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दे सकते हैं, बल्कि भारत कोई मजबूत बन सकता है, एकजुट रह सकता है तो वो धर्मनिरपेक्षता की धारणा की वजह से ये रह सकता है। और यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई धर्म का विरोध करना नहीं है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब ये है कि धर्म निजी विषय है। लोग जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म की मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, जो भी पूजा पाठ की पद्धति को स्वीकार करते हैं, वो उनका निजी मसला है। वो अपने निजी तौर पर उन क्रियाकलापों को करें। राज्य या राज्य का संचालन करने वाली सरकार जो है इनको अपने शासन संचालन इनसे प्रभावित होकर नहीं कर सकती। किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दे सकती, किसी धर्म का विशेष तौर पर समर्थन नहीं कर सकती। धार्मिक मामलों में उसको अनावश्यक उलझने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को इन मामलों से मुक्त रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक नजरिए से शासन करे। हाँ, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अगर इस देश के धार्मिक मसले, इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने लग जाए तो राज्य फिर कानून व्यवस्था के आधार पर उनको नियंत्रित कर सकती है। तो ये एक धर्मनिरपेक्ष नजरिया जो है वो राजनीति का अम्बेडकर रखते हैं और ये इस देश के लिए एक बड़ा मूल्य है कि भारत किस प्रकार का राज्य होगा, भारत की राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष। चौथा जो विचार रखते हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में वो है अधिकारों संबंधी विचार। अम्बेडकर ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मनुष्य को जब तक अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं मिलेंगी तब तक वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनुष्यों को अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अम्बेडकर जिस संविधान के जिस प्रारूप को लेकर है उस प्रारूप में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का समर्थन है। मौजूदा समय में देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रताओं का एक विस्तृत प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रताओं को बड़ी स्पष्टता के साथ मौलिक अधिकारों की श्रेणी में लिखा हुआ है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, उपासना, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी करने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताओं का उसमें उल्लेख किया गया है। और अम्बेडकर ये मानते हैं कि जब तक लोगों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने व्यक्तित्व को ठीक से
प्रकट नहीं कर पाएगा, जब तक लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक वो अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर पाएगा। तो ये अधिकार और स्वतंत्रताओं के बारे में अम्बेडकर जो है बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, और वो इस देश के नागरिकों को अधिकार देना चाहते हैं, स्वतंत्रताएं देना चाहते हैं, और इसके लिए वो संविधान में प्रावधान भी करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में जो अम्बेडकर ने और जो अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, अपने विचार प्रकट किए हैं, उसके तहत हम देखते हैं कि अम्बेडकर राष्ट्रीयता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो हमें देखते हैं, हमने पहले भी कक्षाओं में इस बात पर चर्चा की है कि अम्बेडकर के लिए राष्ट्र कोई अमूर्त धारणा नहीं है, जैसी धारणा आजकल प्रकट की जा रही है कि अम्बेडकर की नजरों में कोई ऐसी तस्वीर राष्ट्र की नहीं है कि जो है इस देश के नक्शे के अंदर हमको एक देवी नजर आ रही है और उसके आगे जो है लोग नतमस्तक हो जाएं, उसकी पूजा पाठ करें, ये वही राष्ट्रवादी वाली देवी है और इसकी पूजा पाठ करने से इस देश का राष्ट्रवाद पूरा होगा। इस प्रकार का राष्ट्रवाद नहीं है। अम्बेडकर कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का, राष्ट्र का मतलब यहाँ ये है कि इस देश की जो जमीन है, इस देश का जो भूखंड है, उस भूखंड में निवास करने वाले सभी मजहब, सभी जातियां, सभी वर्ग, सभी क्षेत्रों के जो लोग हैं, उन लोगों से मिलकर ये राष्ट्र बना है। इसलिए तो ये राष्ट्र दुखी है तो इसका मतलब है इस देश के लोग दुखी हैं। राष्ट्र सुखी है तो इसका मतलब यह है कि इस देश के लोग सुखी हैं। राष्ट्र कमजोर है तो इसका मतलब यह है कि इस देश के राष्ट्र के लोगों, इस राष्ट्र के लोग जो हैं वो कमजोर है। राष्ट्र मजबूत है तो इसका मतलब है इस देश के लोग मजबूत हैं। तो इस संदर्भ में वो राष्ट्र की बात करते हैं और इसी आधार पर वो राष्ट्रीयता की भी बात करते हैं कि इस देश की जो राष्ट्रीयता है वो इस देश के पूरे भूखंड में निवास करने वाले जो लोग हैं उनसे मिलकर उसकी राष्ट्रीयता अभिव्यक्त होती है। किसी एक मजहब, एक जाति या एक वर्ग से उसकी राष्ट्रीयता अभिव्यक्त नहीं होनी चाहिए। तो ये एक विराट विचार अम्बेडकर का राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को लेकर है। इस रूप में उन्होंने जो है अपनी बातें रखी है। इसके साथ साथ ही जो अम्बेडकर जो है वो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, जो अम्बेडकर ब्रिटिश व्यवस्था थी, उसमें सुधारों की भी मांग करते हैं और उसमें सने सने जो है राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। देश की जनता को विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की वो मांग करते हैं। तो ये तमाम जो विचार हैं वो उनके राजनीतिक विचारों के रूप में निकल कर आए और उन्होंने इसी दौरान जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक आर्थिक सवालों को वो लेके आए, राजनीतिक अधिकारों के सवालों को वो लेके आए। भारत विभाजन के संबंध में उन्होंने जो है मुस्लिम लीग और जो उस समय जो कांग्रेस के बीच का जो मसले थे उस पर उन्होंने चिंतन व्यक्त किया और संविधान निर्माण के रूप में जो उनका योगदान है वो भी एक राजनीतिक विचार के तौर पर जो है हम उसको समझ सकते हैं कि संविधान निर्माण के दौरान जो है उन्होंने जिस प्रकार के संविधान का प्रारूप बनाया, जिसमें वो संघीय व्यवस्था, भारत संघीय राष्ट्र है, समाजवादी राज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, मौलिक अधिकार होंगे, कर्तव्य होंगे, नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, ये जो तमाम सामाजिक न्याय की धारणा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्थापित करने वाला जो विचार, ये तमाम जो है संविधान के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जिनके आधार पर उन्होंने जो है अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट किया। तो इस रूप में जो है हम उनके राजनीतिक विचारों को समझ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अम्बेडकर के जो अन्य विचार है उनका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।